So hello everyone, once again everyone, I am welcoming you all of students in our channel फिज्जू द फिजिक्स बाबा। नाम की तरह फिजिक्स में इसमें आपको नए नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे और विश्वास मानो ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। फिजिक्स से डर और साइंस से डर चुटकियों में हट जाएगा। और यार चैनल को शेयर करो क्योंकि ये चैनल आपके लिए है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगना है। अगर आपके कोई मित्र यार जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप मेरा ये वीडियो उन तक पहुंचा सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए एकदम फ्री नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो चलिए आगे टॉपिक पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाई। तो सबसे पहले लाइट के बारे में पढ़ लिया है। वी शुड नो व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता क्या है? तो रिफ्रैक्शन कैन बी डिफाइंड एज bending of light from its normal path when light travels from one medium to another medium। बच्चों सबसे पहले ये सोच लो कि ये क्या कह रहा है। सिंपल है यार, रिफ्रैक्शन कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेंडिंग ऑफ लाइट है फ्रॉम इट्स नॉर्मल पाथ व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। दो चीजें हैं। रिफ्रैक्शन क्या है? एक नंबर एक बेंडिंग ऑफ लाइट है फ्रॉम इट्स नॉर्मल पाथ, मतलब जिस भी पाथ से जा रही है उस तरफ उस पाथ से बेंड हो जाना, पहली चीज। दूसरी चीज, ये तब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है। अब मीडियम क्या है? मीडियम हो सकता है जैसे वैक्यूम, एयर, तो ये मीडियम है, और वाटर, ऑयल। तो जब लाइट, सपोज दैट एक एग्जांपल लो कि लाइट एयर से चली और पानी में जा रही है, तो जो भी पानी में जिस पाथ से भी वो जा रही है उससे जब भी जैसे ही वो पानी में टच करेगी तो वो अपने नॉर्मल पाथ से बेंड हो जाएगी, और इसी फिनोमिना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इट इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स नॉर्मल पाथ when light travel from one medium to another medium। अच्छा, अब तो समझ में आ गया है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो अपने नॉर्मल पाथ से थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है, बेंड हो जाती है, उसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्यों होता है? सबसे पहले साइंस में क्यों होता है, रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है? तो इसका रीजन ये है कि लाइट की जो स्पीड, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है। फॉर एग्जांपल, लाइट एयर में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रही है, और जैसे ही पानी में गई तो इसकी लाइट की स्पीड कम हो जाती है, जितनी भी एयर में थी उससे वाटर में कम हो जाएगी, तो ये अपने पाथ से डेविएट कर जाएगी। इसको ऐसे सोचो कि तुम बढ़िया एकदम एडवांस घोड़े लेके दौड़ रहे हो, खटपट खटपट, ठीक है, अचानक से तुम्हारे सामने गर्दन बराबर पानी आ जा रहा है और उस पानी से तुमको होके गुजरना है, तो क्या तुम जिस पाथ पे दौड़ रहे थे उसी पाथ से सीधे निकल जाओगे या अपने नॉर्मल पाथ से थोड़ा इधर उधर हो जाओगे? खुद से पूछ लेना, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं हो तो स्विमिंग पूल में जाके देख लेना कि जिस स्पीड से तुम जमीन पे दौड़ रहे हो क्या उसी स्पीड से पानी में दौड़ पा रहे हो, या जिस रास्ते से तुम पानी में दौड़ रहे थे क्या जब तुम पानी में कूदे तो क्या उसी रास्ते को फॉलो किया या थोड़ा सा उससे इधर उधर डेविएट हो गए? तो इट इज अ डेविएशन ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। Reason of refraction is different speed in different medium। Light has different speed in different medium। जैसे कि अब देख लो एयर की, एयर में जब लाइट चलती है तो इसकी स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में इसकी स्पीड थोड़ा कम हो जाती है, 2.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। परस्पेक्स एक मटेरियल होता है, उसमें इसकी स्पीड हो जाती है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास में भी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डायमंड
1.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस सारे मटेरियल में तुम देख रहे हो कि लाइट की सबसे कम स्पीड किस में है, डायमंड में। और डायमंड में कम स्पीड होती है क्योंकि ये सबसे हार्ड मटेरियल है। जितना ज़्यादा डेंस होता है उतना ज़्यादा उसमें लाइट की स्पीड कम होती है। अब कुछ फिनोमिना एग्जांपल देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। देखो यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाना चाह रहे हैं। जैसे मान लो कि यहाँ से लाइट रेज ये आई, ये देखो ये जा रही है, जैसे ही पानी में हुई तो इसको जाना ऐसे चाहिए था डैश डैश लाइन के थ्रू, लेकिन ये इस तरह से मुड़ जाती है अपने नॉर्मल पाथ से। देखो इतना मुड़ गई, डेविएट हो गई। ठीक है, जैसे तुम पढ़ते पढ़ते डेविएट हो जाते हो ना अपने नॉर्मल पाथ से मोबाइल देख के, वैसे ही लाइट, और वहाँ पे आपका इंटरेस्ट होता है, वैसे ही लाइट क्या है, इसकी स्पीड यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड थी, पर पानी में आई तो पानी में इसकी स्पीड 2.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गई। तो कम हो गई स्पीड। जब कम हो गई स्पीड तो ये अपने नॉर्मल पाथ से डेविएट हो गई। और यही रीज़न है कि जो मछली है वो रियल में क्या होती है, यहाँ पे होगी लेकिन उसकी इमेज यहाँ पे हमको दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि यहाँ पे है लाइट, इस मीडियम से मान लाइट है, मछली यहाँ पे है, ठीक है, लाइट इस पे पड़ी तो लाइट यहाँ से ट्रेवल की, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दूसरा मीडियम आ गया तो ये अपने नॉर्मल पाथ से ऐसे डेविएट हो गई। इसको जाना इस तरह से चाहिए था, इस डायरेक्शन में ये, लेकिन ये नॉर्मल पाथ से डेविएट हो गई। तो ये जो मछली की इमेज है यहाँ पे है, लेकिन दिख हमको यहाँ पे रही है। इसीलिए मछुआरे जल्दी मछली को मार नहीं पाते। थोड़ा सा जिसको प्रैक्टिस होती है वही मार सकते हैं। यहाँ भी देख लो कि मछली यहाँ पे लेकिन दिख यहाँ पे रही है। जैसे मछली है यहाँ पे लाइट इससे टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर आंखों तक जा रही है, इसको ऐसे चली जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, ये अपने नॉर्मल पाथ से डेविएट हो गई, तो इसको मछली इस चीज में दिखेगी। पेंसिल वैसे रखो, पेंसिल को रखो ग्लास में तो पेंसिल उसके बेंड दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है कि ये जो पेंसिल है, लाइट रेस, वो ऐसे जाने के बजाय थोड़ा सा डेविएट हो जाती है तो मुड़ी हुई दिखाई देती है, सिंपल। तो ये हो गया रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन। थोड़ा सा और अच्छे से रिफ्रैक्शन को समझते हैं। ये ग्लास है भाई, ये ग्लास स्लैब है। बताया था ना कि ग्लास स्लैब में जो लाइट की स्पीड होती है वो एयर, ये एयर, इसके चारों तरफ ये मान लो कि एयर मीडियम है। अब इसके चारों तरफ एयर मीडियम है तो जो लाइट की स्पीड है वो ग्लास में कम है और एयर में ज़्यादा है। तो सपोज दैट ये इंसिडेंट रे है, जो कमिंग रेज आ रही है, ये आई। अब जब यहाँ पे ये नॉर्मल है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, अगर कोई मीडियम नहीं होता तो ये ऐसे चीरते हुए निकल जाती, खट 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 खट, समझ गए? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसके लिए आपको ना एक 10th में एक्सपेरिमेंट भी कराया जाएगा। आप जुड़े रहिए, हम आपको एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाएंगे। लेकिन अभी समझ लो वैसे कि जैसे ही आपने ये रेज यहाँ से आई, ठीक, यहाँ से आने के बाद ये जब रेज थोड़ा सा बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ, ये देखिए ऐसे जाना चाहिए था, ये बेंड हो गई। और जब यहाँ से लाइट रेज फिर से ग्लास से एयर में जा रही है तो फिर बेंड हो जा रही है। लेकिन एक मिनट, थोड़ा सा अंतर है भाई बेंड होने में। यहाँ पे इंसिडेंट रे आई और बेंड हुई, नॉर्मल की तरफ मुड़ी, ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, किधर मुड़ी, नॉर्मल की तरफ झुक गई। लेकिन जब यही रेज ग्लास से एयर में निकल रही है तो ये नॉर्मल से दूर जा रही है, ये देखो ऐसे, ये दूर जा रही है, ये खटाक। तो ये रेयरर मीडियम हुआ, ये डेंसर मीडियम हुआ। तो एक लॉ सुन लो कि जब भी लाइट रेयरर मीडियम, एयर क्या है, रेयरर मीडियम है, जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी वो रेयरर मीडियम होगा, जिसमें लाइट की स्पीड कम होगी वो डेंसर मीडियम होगा। ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर, ये टर्म समझ लेना। ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हो गया और ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हुआ। तो जैसे इंसिडेंट रे आई और ये क्या हुआ,
ये रेयरर मीडियम हुआ ऑप्टिकली, ये डेंसर मीडियम हुआ ऑप्टिकली, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अब फिर यहाँ से रेज निकली और फिर ये डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो फिर ये अवे टू द नॉर्मल हो गई। तो ये हो गया हमारा डेंसर से रेयरर मीडियम में जाने का। तो यहाँ नॉर्मल से दूर जा रही है, नॉर्मल की तरफ नहीं, नॉर्मल से दूर जा रही है। तो ये एक याद रखना इसको कि नॉर्मल रिफ्रैक्शन में रेयरर से डेंसर आएगी तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, और डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे टू द नॉर्मल हो जाएगी। अब इसको इमर्जेंट रे बोलेंगे। अब देखो हमारी जो लाइट रेज है उसको आना तो ऐसे चाहिए था ये, लेकिन इस मीडियम के कारण इसने पाथ इस तरह से चेंज किया, ये ठीक है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसी को लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट को? तो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड एक्चुअल इंसिडेंट रे which it is not in normal path. Okay, when incident ray travels without any medium, तो उसके बीच में और जो इमर्जेंट रे के बीच में जो डिस्टेंस होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, उसी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब कुछ डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अच्छा पहले इंसिडेंट रे देख लो। जो कमिंग रेज है वो इंसिडेंट रे हो गई। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले ही पढ़ चुके हो। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे वो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली, ठीक है। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, जो इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब इसी को प्रॉपर डेफिनेशन देखो, लिख सकते हो, वीडियो को पॉज कर लो और लिख सकते हो। इंसिडेंट रे पहले से पता है, रे लाइट दैट इज हिट्स द इंटरफेस फ्रॉम द फर्स्ट मीडियम इज कॉल्ड एन इंसिडेंट रे। Refracted ray, the incident ray on entering the second medium is called the refracted ray. Emergent ray, the refracted ray when emerges out of the second medium to the first medium or any other medium is called emergent ray. जो इंसिडेंट रे के बाद एक दूसरे मीडियम में गई, फिर दूसरे मीडियम से फिर किसी अनदर मीडियम में गई, तो वो क्या होगा? इमर्जेंट रे होगा, ठीक है। नॉर्मल रे परपेंडिकुलर जो होगा, इमेजिनरी लाइन होती है, और सरफेस के ऊपर जो भी लाइन होगी उसको हम इमर्जेंट वो बोलते हैं। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन गया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बना जो एंगल दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में बनेगा वो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। ओके, सिंपल है। जो भी हमारी इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है उसको, उसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वही हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। एक बार फिर से देख लो भाई, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो ये हो गई नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट रे, इसके बीच का एंगल दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, इसके बीच का एंगल जो रेड कलर में दिख रहा है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देख सकते हो। और फिर हो गया हमारा नॉर्मल, और ये हो गई इमर्जेंट रे, इसके बीच का एंगल एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब भाई इंपॉर्टेंट आ गया, ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सो इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखना। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सिंपल है पहला लॉ, जो एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए जो लॉ था,
नियर अबाउट वही है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे था ना वहाँ पे, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड होगा, और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करती हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम के एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और सेम प्लेन में होना चाहिए। सेम प्लेन वाला कॉन्सेप्ट यार पहले वीडियो में दिया है, तो बार बार देने की जरूरत नहीं है। दूसरा ला है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। देखो वहां पे भी एंगल आई और आर के बीच में एक रिलेशन था। वो रिलेशन ये था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता था। यहाँ पे क्या है कि साइन कॉस पढ़ा होगा, तो साइन एक फंक्शन है जो मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, तो साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर करोगे, तो अगर इन दोनों का रेशियो निकाला जाएगा तो निकलेगा क्या, कांस्टेंट निकलेगा। साइन आई अपॉन साइन आर जो निकलेगा वो हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू निकलेगी। इसी कांस्टेंट वैल्यू को एंगल ऑफ इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन आई अपॉन साइन आर जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगी। ओके, और इसी को ना स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सेकेंड लॉ है, इसी को हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के सेकेंड पॉइंट को ही हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं।